बाजारों में आज हफ्ते के आखिरी दिन फिर से है बेहद कमजोर शुरुआत के संकेत। दुनिया भर के बाजारों में फिर से बिकवाली का माहौल और देखते हैं आज क्या कुछ और नए लेवल्स नीचे की तरफ के देखने को मिलेंगे और तेज गिरावट के साथ शुरुआत होने के बाद खरीदारी के मौके हैं या फिर और होगी बिकवाली। क्या करें अगले हफ्ते की तैयारी और कैसे करें आज का ट्रेड, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ढेरों सवाल हैं अनिल जी से, नई लिस्टिंग भी है उसके बारे में भी जानना है और बाजार का एक्शन भी समझना है। सर बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं और कमजोर हैं। जब हम कल बंद हुए तो 25 अंक ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, उस वक्त उसके मुकाबले में 150 अंक फिसल कर बंद हुए। हालांकि डर तो भारतीय बाजारों को कल भी था कि अमेरिका में कमजोरी रह सकती है, लेकिन नैस्डैक जबरदस्त नुकसान दिखाता हुआ नजर आया। 400 अंकों से ज्यादा की तेज गिरावट नैस्डैक में हुई, तो जो थोड़ी सी डराने वाली, चौंकाने वाली है ही आपके लिए। इसके साथ ही आप देखिए प्राइमरी बाजार से सेकेंडरी मार्केट में एक और खिलाड़ी की तैयारी। आज होगी इजी ट्रिप प्लानर्स की लिस्टिंग। जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला 160 गुना। देखते हैं क्या लिस्टिंग भी उतनी ही दमदार होती है। नजारा टेक और सूर्योदय ये दोनों आईपीओ आज बंद होने जा रहे हैं और यहाँ फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। स्पेशली नजारा कम से कम 100 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और कुछ नए रिकॉर्ड और बना दे। अगर 150-200 गुना भी भर जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन आज यहाँ पर एक्शन भरपूर दिखेगा। वहीं कोरोना को लेकर चिंताएं बढ़ती दिख रही। मुंबई में 3000 तो महाराष्ट्र में लगभग 26,000 नए मामले कल आते हुए दिखे। तो तेजी से कोरोना का कहर देश में, स्पेशली मुंबई महाराष्ट्र में फैलता हुआ दिख रहा है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो कोरोना का डर तो है ही, पर भारतीय बाजार में जो एक्शन हो रहा है सर, थोड़ा ये समझना चाहूँगा बिकॉज जो ये मूड माहौल बदला है और मार्च के महीने में ही बदला है, अब क्या हमारा मूड माहौल भी बदलना चाहिए? क्योंकि जब हम देख रहे थे वो जो रैली आई थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, हर डिप पर खरीदारी हो रही थी, पहले डिप पर मार्केट रिवर्स हो रहा था। क्या अब वो मेंटालिटी बदलने की ज़रूरत है? हर रैली पर बिकवाली करें, जब भी थोड़ी अच्छी गेंस मिले शॉर्ट जाने का या एटलीस्ट पोजीशन हल्का करने का मौका है? हाँ, सवाल बहुत अच्छा है दीप, लेकिन इसे दो तरीके से मैं आपको जवाब दूंगा। उससे पहले ये बताऊं कि जो कुछ नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हुआ 3 महीनों में, वहाँ तो एक्चुअली कहीं कोई डिप मिली नहीं। मतलब ऐसा रहा कि अगर आपने आज नहीं खरीदा तो कल पक्के तौर पर आपको ऊपर ही खरीदना है और परसों पक्के तौर पर ऊपर ही बिकेगा जिस भाव से आप एंट्री करें। तो वो तो ड्रीम रन था। वैसे मार्केट तो ज़िंदगी में मैंने 25 साल में हार्डली कभी देखे हो, याद नहीं आता कि 2-3 महीने तक इतनी लंबी तेज़ी चले और एक तरफा तेज़ी चले। अब मार्केट जो आ रहे हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक लेवल पर आ रहे हैं और ऐसे में आपको ये सोचना ज़रूरी है, जो जिस सवाल का आपका जवाब है कि क्या ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है या सेल ऑन राइज का मार्केट है, तो आपको ये सोचना ज़रूरी है कि आप हैं क्या। करेक्ट। आप 2020 प्लेयर हैं, टेस्ट मैच प्लेयर हैं या वनडे प्लेयर हैं, ये अगर आपने समझ लिया तो फिर आपके लिए ये काम बड़ा आसान हो जाएगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि इसका जवाब बाहर नहीं आपके भीतर है। सिंपल। अगर आप ट्रेडर हैं तो क्लियर कट ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। हर रोज मार्केट आपको एक तेज उछाल दिखाता है, गैप से दिखाता है, चाहे वो ओपनिंग में हो, चाहे दिन के दौरान हो या चाहे आखिरी 1 घंटे में रिकवरी हो, और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको उसके नीचे नजर आते हैं। तो जो कुछ भी रिकवरी, जो कुछ भी इंट्राडे रिकवरी या गैप अप ओपनिंग मिलती है, उसका फायदा उठाकर अगर आप बेचते हैं ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर या फिर फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर बेचते हैं, तो मार्केट आपको बहुत बढ़िया रिवॉर्ड कर रहा है। तो अगर ट्रेडर के तौर पर आप देखेंगे तो आपको कुछ अहम लेवल ध्यान में रख लेने, और जब तक उन अहम लेवल के ऊपर बाजार नहीं निकलता तब तक आपको सेल ऑन राइज वाला मार्केट रखना है। और ये लेवल सबसे पहला है 14,700-750 का आज के लिए। जब तक 14,750 के ऊपर निकलकर अब बंद ना हो तब तक ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। 14,750 के ऊपर निकलकर बंद होता है तो मार्केट एक तरह से न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा और वापस बाय ऑन डिप्स का मार्केट तब होगा जब आप 14,925 के ऊपर की क्लोजिंग देंगे। तो लेवल्स बहुत क्रिस्टल क्लियर है दीप। 14,925 के ऊपर बंद होने के बाद आप फिर से मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव होते हुए देखेंगे। अभी ट्रेंड न्यूट्रल है और 14,750 के नीचे की क्लोजिंग तक ये ट्रेंड न्यूट्रल ही रहेगा। ये तो ट्रेडर्स के लिए बहुत क्लियर कट स्ट्रेटेजी है कि जब भी आपको उछाल मिले आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं ऊपर में बिकवाली करने के लिहाज से, जब तक कि आपके लिए दो चीज़ ना बदले। पहला एफआईज की बिकवाली, दूसरा अमेरिका के बॉन्ड यील्ड। ये दो चीज़ें जो परेशान कर रही है, जब तक इनमें बदलाव ना आए तब तक सेल ऑन राइज का मार्केट है। ये ट्रेडर्स के लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर साफ एकदम संकेत है। अब रहा सवाल इन्वेस्टर्स का, और जिस पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स जानना समझना भी चाहते हैं कि हम क्या करें। अरे ऐसा तो नहीं कि टॉप बन गया और अब मार्केट गिरना शुरू हो गया। और कल भी मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या बेच देने का वक्त है, क्या निकल जाऊं, प्रॉफिट आ रहा है ले लूं। अब बात यह है कि
आप किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं? क्या आप 14,500 पर 1000 पॉइंट की और कमजोरी देखने को तैयार हैं निफ्टी पर? और अगर हाँ, तो जवाब ये कि आपको कुछ भी नहीं बेचना है। जवाब ये है कि आपको और नीचे की गिरावट में अब खरीदारी शुरू करनी है। ये बहुत क्लियर है। देखिए, हम लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में हैं और इस बुल मार्केट में 5-7% के करेक्शन आपको जब तब आते हुए दिखेंगे। और आपको याद होगा दीप, जब हमने ये फॉर्मूला बनाया कि बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे, तब हमने ये कहा था कि 15,550 से लेकर 16,250 की रेंज में से कहीं न कहीं करेक्शन की शुरुआत होनी चाहिए और 15,431 का हाई बनाया, यानी कि जहाँ से हमने दिया वहाँ से 101 पॉइंट पहले से बाजार करेक्ट हुआ है। तो 5 से 15% तक के करेक्शन नॉर्मल है और ऐसे में 13,250 से 13,850 वो स्ट्रॉन्ग बॉटम रेंज है जहाँ तक करेक्ट करके बाजार फिर से तेजी की रफ्तार पकड़ेगा। वो आएगा या नहीं आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उतनी रिस्क लेने को तैयार हैं तो फिर आपको बार बार ये एज एन इन्वेस्टर टाइम करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके पास क्वालिटी स्टॉक होने चाहिए या आपका अच्छे फंड में पैसा लगा है। जिनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है उन्हें कहीं डबल माइंड होने की जरूरत नहीं कि अब मैं बेच दूं। 1000 पॉइंट आपके ऊपर से वैसे ही निकल गए, 800 पॉइंट ऊपर से वैसे ही निकल गए। आप 5-10% के आसपास के करेक्शन को टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप बेचने का सोचते हैं तब तक 3-4% नीचे आ जाता है और जब आप वापस एंट्री करने का सोचेंगे तो बॉटम से 3-4% ऊपर होगा। तो 2-3% के लिए आपको इतनी मशक्कत क्यों करनी है, इतना मेहनत क्यों करनी कि मैं टाइम करूं कि एग्जैक्ट टॉप। हाँ, अगर आप इतने स्किल्ड हैं कि एग्जैक्ट मार्केट ने जहां टॉप बनाया और जहां बॉटम बनाया उसके बीच का 8% का मूव निफ्टी देता है, उसमें एंट्री एग्जिट आपकी परफेक्ट है, तब तो अलग बात है, जो कि आम इन्वेस्टर्स के बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं, शायद आपके भी ना हो। अंदाज से कभी एक आध बार हो जाए तो अलग बात है। तो इसलिए आपको सिंपल इन्वेस्टर के तौर पर कोई दिमाग नहीं लगाना है, बने रहिए। लॉन्ग टर्म बुल मार्केट इंटेक्ट है, 5-7-15 दिनों की कमजोरी से, कुछ बिकवाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली लंबे समय में बाजार अभी भी तेजी के मूड में है और ऐसे में अगले कुछ दिनों में आपको अगर और मौका बाजार देता है, जो कि दे सकता है, और उसकी वजह एक और है दीप, जो हम बात कर रहे हैं कि दो कारण हमें साफ साफ दिखते हैं, लेकिन दो कारण और बाजार के मन में कहीं न कहीं अंदर है जो आमतौर पर बात नहीं करते। एक, कोरोना का बढ़ता हुआ डर, जिस पर बाजार भले खुलकर रिएक्शन नहीं लेता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं कहीं दिमाग में है कि कोरोना का डर है। दूसरी चीज़ एक और है कि हम हैं मार्च के महीने में, और मार्च के महीने में आमतौर पर फ्रेश खरीदारी कम होती है। लोग अपने पोर्टफोलियो को सेटल करने के मूड में होते हैं। 31 मार्च को फंडिंग कम हो जाती है ब्रोकर्स की तरफ से, जो ब्रोकर्स फंडिंग दे रहे हों वो सब अपनी अपनी बुक्स क्लीन करने में लगे रहते हैं, या फाइनेंसर्स हैं वो अपने पैसे मंगाकर अपनी बुक्स में रखना चाहते हैं। इस लिहाज से थोड़ी सी लिक्विडिटी के कंसर्न्स होते हैं और जो फ्रेश पोजीशन लोग बनाना चाहते हैं वो अप्रैल के महीने में बनाना चाहते हैं। तो ये दो कारण और है जिसकी वजह से बाजार का मूड सबड्यूड है। तो ऐसे में आपको सिर्फ इतना करना है, अगले 10-15 दिन अपने पोर्टफोलियो को संभालना है, और संभालने में भी आपको मतलब आपको कुछ नहीं करना। संभाल के भी आप क्या संभाल लोगे, जैसे मार्केट जिधर जाएगा उधर जाएगा। आपको संभालने के तौर पर एक ही काम करना है, ये देख लेना कि मेरे पास जो शेयर है वो कचरा तो नहीं है। अगर वो क्वालिटी शेयर है तो फिर मुझे चिंता की बात नहीं। अगर मैंने फंड में पैसा डाल के रखा है तो चिंता की बात नहीं। तो कोई चिंता ना करें, बिल्कुल डरिए घबराइए मत। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे फंड में पैसा है, रखिए। इनफैक्ट थोड़ा और नीचे आएगा तो आपको और इन्वेस्टमेंट अपने बढ़ाने चाहिए फंड्स के जरिए। धीमे धीमे नीचे की तरफ आपको SIP शुरू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अमाउंट थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म मार्केट, मीडियम टर्म मार्केट एकदम परफेक्ट है, एकदम बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चिंता बिल्कुल मत करिए, बने रहिए। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो करेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर फोकस कीजिए, कहाँ आपको पैसा लगाना है, अपनी लिस्ट तैयार रखिए। बस सिंपल दीप। बिल्कुल सर, लिस्ट तैयार रख रहे हैं और डिप आए तो खरीदारी का भी मौका होगा। अच्छा सर, खरीदारी के मौके की बात करी तो अब तीसरा दिन है लगातार जब हमने FIs का बाई फिगर देखा है, और इन 3 दिनों में निफ्टी 350 पॉइंट गिरा है, बढ़ा नहीं है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? FIs खरीदारी तो कर रहे हैं पर दिख नहीं रही है कहीं पर। ये बात तो इंटरेस्टिंग है दीप कि खरीदारी के आंकड़े, कल के आंकड़े को मैं इतनी तवज्जो इसलिए नहीं देता कि थोड़े बहुत वीकली एक्सपायरी के आंकड़े, हालांकि FIs का वीकली एक्सपायरी से लेना देना कम होता है, लेकिन आंकड़े खरीदारी के तो हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं। और पॉइंट यही है कि देखिए, घरेलू फंड का तो हमें पता है वो 15,300 पे भी बेच रहे थे और 14,500 पे भी बेच रहे हैं। उनका तो बहुत क्लियर कट है कि उन्हें तो लेना नहीं है, बीच में एक आध दिन ले लिया तो ले लिया। FIs की तरफ से जो आंकड़े अब कम खराब होते दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। 2-3 दिनों में थोड़े थोड़े सुधरने के संकेत भी आए। अब अलग बात है कि उसके बावजूद हम नहीं टिक रहे हैं। क्यों नहीं टिक रहे हैं? इसकी वजह यह कि
अब बेचने की श्रेणी में एक और कैटेगरी आ गई है कि एक और तरह की जमात आ गई है, और वो है आपके ट्रेडर्स, लॉन्ग ट्रेडर्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि ओवरबॉट मार्केट में या हर रोज जो मार्केट आपको एक उछाल दिखाता है, हर रोज जो आपको पिछले आज आप देखिए, आज हम डाउ के संकेत नेगेटिव लेकर चल रहे हैं, उसके बावजूद देखिए नेगेटिव होके क्या है, 150 पॉइंट तो नीचे बंद हुआ है, उसमें भी 75 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, और उसमें भी बंद जब हुआ है रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद बंद हुआ। तो पिछले 7 दिनों में 5 बार तो डाउ रिकॉर्ड हाई बना चुका है। तो अमेरिका में कमजोरी है कहाँ? नेस्डेक से तो हम पर हमें फर्क पड़ता नहीं है। तो ऐसे में ट्रेडर अमेरिका को देखकर, अमेरिकी बाजारों को हाई को देखकर खरीद तो रहे। अब वो खरीद कर इस उम्मीद में खरीद रहे कि एक गैप मिलेगा, और हर रोज बाजार आपको एक है ना भ्रम या भरोसा, जो भी शब्द आपको ठीक लगे, कि कन्विक्शन देता है या इल्यूजन देता है कि मुझे ऊपर जाना है। देखिए ग्लोबल बहुत अच्छे है, और उसमें जो ट्रेडर्स ने थोड़ी सी खरीदारी करके फंसे हैं कि उम्मीद ये रखे कि ब्रेकआउट होगा, करेक्शन पूरा होगा। तो जो बिकवाली हुई है दीप कल भी और पिछले 1-2 दिनों में, यहाँ पर बिकवाली अब बड़े इन्वेस्टर्स की कम होकर ट्रेडर्स की ज़्यादा होती दिख रही है। एफआईज की बिकवाली कम होकर ट्रेडर्स की बिकवाली ज़्यादा होती दिख रही है। और ट्रेडर्स का क्या है, ट्रेडर्स तो 1-2 दिन में, 4 दिन में, या इस एक्सपायरी में जो अब मंथली वाली है इसमें हल्के हो जाएंगे। तो बेसिकली मुझे जो लगता है कि आपको जो है ना मुश्किल समय वो ये हफ्ते का निकालना है, इस एक्सपायरी तक का निकालना। इस एक्सपायरी तक अगर आपने अपना सौदा संभाल लिया तो कोई चिंता नहीं है, और इस एक्सपायरी तक अगर आप नहीं संभाल पाए तो फिर आपका एक बार लॉस बुक हो जाएगा, और जब भी आपका लॉस बुक होगा उसके बाद बाजार या आपका स्टॉक फिर से चल पड़ेगा। ये शाश्वत सत्य है, हमेशा से होता आया, और इस बार भी कोई अलग नहीं है, इस बार भी सेम ही होगा दीप। बिल्कुल सर, तो तैयार हो जाइए वो लॉस बुक करने के लिए, और उसके बाद डेफिनेटली बाजार के रिवर्सल के लिए भी। चलिए सर, फिर बाजार का एक्शन समझते हैं। आज जो इजी ट्रिप की लिस्टिंग है उसके बारे में भी आपकी स्ट्रैटेजी जाननी है, पर आज के संकेत समझाएं पहले। संकेतों में दीप आज ग्लोबल संकेत मैंने मतलब न्यूट्रल साइड पर रखे हैं, नेगेटिव की बजाय न्यूट्रल कर दीजिए इन्हें। मतलब बहुत नेगेटिव भी नहीं है, खाली बॉन्ड यील्ड को देखेंगे नेगेटिव लगेगा, डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे नेगेटिव, तो न्यूट्रल कर दीजिए। ग्लोबल संकेत आप न्यूट्रल लेकर चलें। एफआईज के संकेत पॉजिटिव है, इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली पॉजिटिव है, विस्तार से हम आगे बातचीत भी करेंगे इस पर। और घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं। एफआईज के संकेत जो हैं वो एफएनओ के संकेत न्यूट्रल हैं, पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए हैं ये। और सेंटीमेंट और ट्रेंड आपके सेम है। सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है, जिस तरह की गिरावट मिल रही है रोज, और ट्रेंड आपका न्यूट्रल है दीप। तो ये है आपके लिए सारे के सारे आज के संकेत जी। बिल्कुल सर, इन संकेतों को देखें तो फिर क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं? 14,475, 14,525, जिसका कल आपको याद होगा दोपहर में 2 बजे जब हमने शो शुरू किया, मैंने बोला कि 14,475, 525 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, और ये लेवल बिकवाली का नहीं, खरीदारी का है, शॉर्ट काटने का, ताकि आपको ऊपर मिले। वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर आए भी थे कल हम क्लोजिंग वाले सेशन में कुछ ही मिनटों में। तो अब भी यही लेवल है जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 14,465 मान सकते हैं अगर आपको मानना है, राउंड फिगर में मैंने दिए। इसके नीचे अगर गए तो फिर अगला अहम सपोर्ट लेवल, ये इंटरेस्टिंग है दीप, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 14,350, 14,375। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि अगर ये लेवल हम टूटते हैं ऊपर वाली रेंज, तो 14,350, 14,375 की रेंज में निफ्टी अपना करेक्शन पूरा करे ना करे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहाँ पर लेने की कोशिश जरूर करेगा। तो अगला अहम सपोर्ट जहाँ पर आपको शॉर्ट काटने के बारे में या फ्रेश खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, वो 14,350, 14,375 का होगा। अब आइए ऊपरी रेंज 14,625 माफ कीजिएगा, 14,625, 14,675 ऊपर की पहली रेंज है जहां रुकावट है। इसको पार करने के बाद 14,700, 750 प्रॉफिट बुकिंग जोन आपके लिए बनकर आएगा, सेलिंग जोन भी आ सकता है। तो एक बार 14,750 को पार करके बंद होंगे तो हमारा मूड थोड़ा ठीक होने के संकेत देगा। जब तक 14,750 के नीचे बंद हो रहे हैं तब तक हम डावाडोल हैं, हिले हुए हैं, ये आप कह सकते हैं, और मूड ठीक नहीं हो रहा, ये मान के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए अब नीचे की रेंज मुझे मिली नहीं, एक छोटा सपोर्ट जोन दिया है मैंने 33,100, 33,300 का, क्योंकि 33,000 के नीचे फिर थोड़ी रिस्क खुलती हुई दिख रही है, और मेरे पास लेवल से हैंडी थे नहीं दीप, इसलिए मैं एक ही दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि 33,100, 33,300 के नीचे नहीं जा सकता है, मजबूत सपोर्ट जरूर है, उम्मीद करता हूँ कि ना जाए। और आज नीचे की रेंज एक और नहीं देने के पीछे पर्पज़ ये नहीं है और थॉट प्रोसेस ये नहीं कि नीचे नहीं जा सकता, नहीं तो आमतौर पर मैं एक रेंज देता हूँ तो हमेशा ये कहता हूँ कि हो सकता है आज इसी रेंज से काम चल जाए, और जिस दिन एक करता हूँ उस दिन बाजार झटका लगा देता है कि नहीं 2 क्यों नहीं दी।
आज 2 नहीं देने के पीछे ये कि 33,000 के नीचे के लेवल्स में निकाल नहीं पाए कि कहाँ तक हो सकता है, इसलिए मैं 1 दे रहा हूँ। लेकिन ऊपरी रेंज मेरे हाथ में है 34,225, 34,425 पहली लेवल है जहाँ पर बाजार रुकेंगे। 34,750, 34,800 ये वो परफेक्ट रेंज है जहाँ पर आपको बढ़िया बिक वाली प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट फिर से बनती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी में। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए लेवल्स जो इम्पोर्टेंट है। दिन के लिए कोई रेंज इम्पोर्टेंट सर? 14,475, 14,650 दिन की छोटी रेंज, 14,400, 14,700 दिन की मीडियम रेंज, 14,350 और 14,750 दिन की बड़ी रेंज। इस पर करिए फोकस। तो अब आपके लिए जो रेंज है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बैंक निफ्टी पर 33,600, 34,125 दिन की छोटी रेंज मानकर चले, 33,300, 34,225 दिन की मीडियम रेंज है और 33,100 से लेकर 34,425 ये आपके दिन की बड़ी रेंज लेकर चले आप ट्रेडिंग के लिहाज से, ये आपके लिए ठीक रहेगा। एफआईज की तरफ से इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 1% बढ़ी है और वो भी इसलिए कि उन्होंने शॉर्ट थोड़ी कवर की है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया है 0.87 से 1.12, अभी भी है तो कम ही, लेकिन ओवरसोल्ड लेवल जैसा नहीं है, तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं। और विक्स अनचेंज है, पता नहीं इतना कल ऊपर नीचे होने के बावजूद विक्स का फॉर्मूला भी समझना पड़ेगा, कब कैसे बदलता है समझ में नहीं आया। अब इससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्या चाहिए कि इंट्राडे में आप देखिए निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, बैंक निफ्टी इंट्राडे में 1200 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया और विक्स बदलता ही नहीं है। पता है विक्स किस चीज़ से बदलता है, भगवान जाने। जी ये सही बात है सर, कभी कभी समझ में नहीं आता कि विक्स हम ट्रैक करें तो उससे समझ कर क्या ट्रैक करें, बट डेफिनेटली बाकी जो संकेत हैं वो एटलीस्ट बाजार हल्के ही हैं ये बता रहे हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस का क्या करें सर? कल के लोस पे स्टॉप लॉस लगा लो दीप, और क्या है 14,475, 14,465 का स्टॉप लॉस रखो इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पर। अगर इसके नीचे बंद हो तो भी खराब, दिन के दौरान टूट जाए तो भी खराब। एक्चुअली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस तो 14,525 ही होता है। सेफर साइड पे मैंने 14,475 का दे दिया, तो यहाँ स्टॉप लॉस रख लीजिए, ठीक है। और बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है, कल 33,600 का लो बनाया था आपने, 101 पॉइंट नीचे रख लीजिए, 33,500 के आसपास का ये स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। ये सिंपल है, डिसिप्लिन के तौर पर रखिएगा ज़रूर। हो सकता है स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद एक बार फिर से बाजार ऊपर आ जाए बाद में, वो पॉसिबल है, वो पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिसिप्लिन नहीं रखना है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। सोचना ये है कि अगर नहीं लगाया 2,000 निकल गया तो क्या, और लगाया और 200-300 पॉइंट बढ़ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं लगाया और 1,000 पॉइंट निकल गए तो वो चीज़ आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ध्यान में रखनी ज़रूरी है। एक सिंपल चीज़ ध्यान में एक और रखनी ज़रूरी है कि हम 6 दिनों से लगातार, 5 दिनों से 6 दिनों से लगातार गिर रहे हैं। हो सकता है एक निचले स्तरों से सपोर्ट लेवल के आसपास से आपको बाउंस मिलेगा भी। ऐसा नहीं कि कोई एक तरफा बाजार गिरेगा, एक तरफा बढ़ेगा। एक तरफा तो इस पूरे हफ्ते में 5 दिनों में गिरा भी नहीं है, हर रोज़ मौका भी मिला है। तो आपको स्मार्टली देखना है कि अगर आप निचले स्तरों पर कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर लॉन्ग कर रहे हैं, स्टॉप लॉस फॉलो करिए। ऊपर में शॉर्ट भी कर रहे हैं तो भी आप स्टॉप लॉस फॉलो करिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्पेशली लॉन्ग पोजीशन करके आप छोटे मुनाफे में एग्जिट करने की कोशिश करिए। बड़ी रिकवरी के लिए मत खेलिए, बड़ा गैप मिले तो शॉर्ट करिए, ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा ठीक रहेगी। ये तो बात हुई लॉन्ग पोजीशन की। शॉर्ट पोजीशन जिनकी है 14,750, थोड़ा दूर दे रहा हूँ डीप स्टॉप लॉस मुझे पता है 200 पॉइंट ऊपर का है, लेकिन आपके लिए स्टॉप लॉस यही सेफ है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी पर 34,250, एक्चुअली बैंक निफ्टी का सही स्टॉप लॉस निकल के आता है 34,800। कितना? 34,800, 1,000 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस है। तो इतना दूर देने के बजाय मैं 34,250 का ही दे रहा हूँ, वो भी दूर है 450 पॉइंट, लेकिन उससे पहले स्टॉप लॉस ढंग का कोई आपके लिए है नहीं। और फिर भी जिनको लगता है कि नहीं 34,250 भी मेरे शॉर्ट पे बहुत दूर का स्टॉप लॉस है, वो 34,000 का रख सकते हैं। बट सबसे सही स्टॉप लॉस 34,800, उससे कम सही 34,250, और एकदम जिसको रिस्क लेनी ही नहीं या बिल्कुल नहीं के बराबर, उसके लिए स्टॉप लॉस 34,000 का बनता है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार स्टॉप लॉस लगाइए। आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी, आपने किस लेवल पर शॉर्ट किया, उस हिसाब से आपको शॉर्ट का स्टॉप लॉस रखना चाहिए बैंक निफ्टी पे। जी दीप। क्लियर बात है सर, तो ये तो रही आपकी स्ट्रैटेजी जहां तक पोजीशंस का सवाल है। मौजूदा नई पोजीशंस आज कैसे बनाएं सर? अगर बनानी है तो बिल्कुल बनाई है, नहीं तो आजकल तो खरीदारी का तो मूड लोगों का होता नहीं। 14,350, 14,375 अच्छी रेंज है खरीदारी करने के लिए। आज से मुझे नहीं पता आएगी नहीं आएगी, ना आए तो बेहतर ही है वैसे दीप, लेकिन आए तो 14,300 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर सकते हैं।
14,450, 14,500, 14,550 ये 3 टारगेट रखिए ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब आइए शॉर्ट पोजिशन, सॉरी, अच्छा आज मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ और की है दीप, जो भी लॉन्ग और शॉर्ट दिए उसमें मैंने एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अलग दिया है, क्योंकि पता नहीं आज 5 दिन 6 दिन अच्छे कमजोरी होने के बाद हो सकता है बाजार आपको शार्प मूव, एक रिकवरी का भी दे, रिकवरी में वापस शार्प गिरावट भी आए, ये चीज़ें पॉसिबल है। तो आप अपना एग्रेशन, अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए दो तरह से ट्रेड करें। जो पैसिव इन्वेस्टर आराम से, मतलब पैसिव ट्रेडर्स जिन्हें हड़बड़ी नहीं है, करना ही करना है, इस तरह के नहीं है कि मौका मिला तो क्या, नहीं मिला तो मेरा क्या गया, वो उस तरह के जो लोग हैं उनको 14,350, 14,375 में खरीदना आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जिनको कुछ ना कुछ लाइफ में करना ही है, रोज घर से निकलते हैं ये सोच के कि बिना ट्रेड किए वापस घर नहीं जाऊंगा, उनके लिए 14,450, 14,525 की रेंज, वहाँ पर आपको खरीदना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 14,425 का, बिल्कुल छोटा सा, ट्रिगर हो जाए तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। एग्रेसिव है, या फिर दूसरा तरीका है कि आप एग्रेसिव ट्रेडर तो इस रेंज में खरीदें और जो पहले रेंज दिए 14,350, 375 आए तो वहाँ और ऐड करें। अगर आपकी ऐड करने की ताकत नहीं है तो फिर स्टॉप लॉस आपको 14,425 का रखना चाहिए। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे दीप, वो बनेंगे 14,550, 625, 675, 700, 725, ये सारे टारगेट एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। अगर घूमा बाजार तो यहीं से घूम सकता है, 14,475, 525 जो रेंज है, मैंने थोड़ा सा सेफर साइड पे 14,450 तक कर लिया है नीचे की तरफ। एक ये तरीका है लॉन्ग करने के लिहाज से। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 14,675 से मूड बना सकते हैं शॉर्ट करने का। जितना 750 के नज़दीक बेचेंगे उतना आप सेफ हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना आपके लिए बेहतर है। 14,800 स्टॉप लॉस से वेल डिफाइंड क्लियर कट, 14,650, 625, 550, 525 और 475, ये सारे लेवल हैं जिनके लिए आपको निफ्टी में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करनी है। जो मल्टीपल लॉट्स कर सकते हैं वो 14,675, 700, 725, 750 हर 25 पॉइंट पे बेचे। जिन्हें एक आधी बेचना है वो 14,725 के आसपास बेचे। अपने अपने क्वांटिटी और रिस्क के हिसाब से आपको बिकवाली शुरू करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए बैंक निफ्टी, खरीदना है 33,100, 33,300 की रेंज में, ये लेवल एकदम परफेक्ट है। तो 33,000 के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 32,950 का, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। ये टूट जाए तो जाने दीजिए, बिल्कुल भी अपने आप पर रहम मत कीजिए कि नहीं मैं वापस ऊपर आ जाएगा, स्टॉप लॉस ना लगाऊं। टूट जाए 32,950 तो कट कर लीजिए। 33,500, 33,600, 33,850, 34,000 और 34,125, ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपके लिए एक मौका और ऊपर का बन सकता है। अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत और बैंक निफ्टी जो पहले से ज़्यादा कमज़ोर है, वहाँ पर हायर लेवल पर खरीदना और ज़्यादा रिस्क है। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दीप कि अगर रिकवरी आएगी तो भी अब वापस बैंक निफ्टी से पहले आना शुरू होगी, या पहले नहीं भी आए तो रिकवरी जो बड़ी आएगी वो बैंक निफ्टी में आएगी, क्योंकि गिरावट की शुरुआत और कमजोरी ज़्यादा और करेक्शन ज़्यादा बैंक निफ्टी में हुआ है। तो ऐसे में एग्रेसिव ट्रेडर्स जो हैं वो बैंक निफ्टी को अच्छा, अब ये तो हो गया आपके लिए खरीदारी का। और जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 33,600 के आसपास सोच सकते हैं खरीदने का। लेकिन चूंकि आज लग ऐसा रहा है कि आप 33,600 के आसपास या इसके नीचे ही खुलेंगे, तो खरीदने के लिए फिर इन लेवल्स का इंतजार कीजिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी उनके लिए बढ़िया परफेक्ट रेंज है 34,750, 34,800। इस रेंज में तो मैं कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूँ कि ज़रूर बेचिए 35,000 के स्टॉप लॉस के साथ। अब बड़ा सवाल कि इतना ऊपर आपको मिलेगा क्या, मिले तो ज़रूर बेचिए। 34,500, 34,425, 34,250 और 34,125 ये टारगेट हो गए। अनलाइकली है मिलेगा तो एक लाइकली रेंज जो है, जो मिल सकती है और जो थोड़ी नीचे की है, वो है 34,225 से 34,425। हाँ, ये रेंज ठीक है, 34,225, 34,425, जहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको करनी चाहिए बिकवाली। 34,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट नीचे जो बनेंगे 34,000, 33,850, 33,600, 33,500, 33,300, 33,100 तक के ढेर सारे टारगेट हैं, जिस पर लास्ट वाला टारगेट 33,110 मत करिए। 33,110 आ गया तो बहुत लोगों को बैंक निफ्टी में हार्ट अटैक आ जाएंगे। 33,100, एक जीरो और लगा दीजिए, जीरो की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब पीछे लगता हो, आगे लगता हो तो कुछ नहीं। तो 33,100 इसको कर लीजिए। तो ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको बिकवाली करनी है। जी दीप। सर एक बात बताइए, आपका जो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कन्विक्शन है वो निफ्टी में अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बायर्स के लिए ज़्यादा है, पर बैंक निफ्टी में अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सेलर्स के लिए ज़्यादा है, ये क्यों?
बात सही है दीप, क्योंकि लेवल्स और रेंज जहाँ निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि मतलब आप कैसे मैं बताऊँ आपको कि हाँ, जो क्रिस्टल क्लियर लेवल्स दिख रहे हैं खरीदारी करने के लिहाज से, वो निफ्टी में नीचे के ज़्यादा दिख रहे हैं, और जो क्रिस्टल क्लियर लेवल बिकवाली के लिहाज से दिख रहे हैं वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में मैंने इसलिए मैं कहा कि मैंने आज एक ही सपोर्ट रेंज है, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे नहीं जा सकता, उसके नीचे के लेवल मुझे ढंग से नहीं मिल रहे हैं जो मैं बता पाऊँ। सो इसलिए मैंने, और दूसरा ये कि आप आज गैप से खुल रहे हैं, करेक्ट, 100 पॉइंट नीचे है निफ्टी पे, तो कम से कम 200-250 पॉइंट तो नीचे बैंक निफ्टी पे खुलेंगे 33,600 पर, तो उसके बाद एग्रेसिव सेलर के लिए शायद 34,125 34,250 में ही मौका बन जाएगा। तो इसलिए जो रेंज ऊपर में बेचने के लिए बैंक निफ्टी में जो दिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल क्लियर कट आ रहे हैं, निफ्टी में नीचे के लेवल क्लियर कट आ रहे हैं। जी दीप। ओके तो ये है आपके लिए पूरा पूरा लेवल समझने का मौका, और कहाँ पर लेवल की क्लैरिटी ज़्यादा है ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। सर बैन लिस्ट चेंज हो गई है थोड़ी, सन टीवी बाहर आ गया है और फ्रेश एंट्री हो गई है सेल की वापस की, और आई थिंक इस सीरीज़ में पहली बार वोडाफोन आइडिया भी बैन में आते हुए दिखा है, तो वहाँ पर रखेंगे नज़र। अच्छा सर, अब थोड़ा डेटा समझाइए, आप कह रहे थे फंड्स की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग डेटा भी आपने ऑब्जर्व किया है, क्या है वो? देखिए 1250 करोड़ के आसपास की कैश में खरीदारी, और कल ऐसी कोई खास बड़ी ब्लॉक डील्स थी नहीं कि जिसकी वजह से हम ये सोचे कि ये एक, तो वाकई में एक्चुअली खरीदारी एफआईज ने की है। 360 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे और वहाँ ओपन इंटरेस्ट घट कर आया। लेकिन एक चीज़ देखिए, कल के डेटा में इंडेक्स में आपको लॉन्ग डीप दिख रहा है सिर्फ 360 करोड़ का, लेकिन इस 360 करोड़ में ज़्यादा इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाई है एफआईज ने, और कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग की है। तो क्वालिटी के हिसाब से ये डेटा अच्छे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 860 करोड़ की खरीदारी की है, शॉर्ट कवरिंग की है। तो डेटा कल के अगर आज नीचे के लेवल पर बाजार को सपोर्ट लेना है, तो इस सपोर्ट लेने का सबसे बड़ा कारण यही होगा एफआईज की बिकवाली का दबाव कम होना। कल के खराब मार्केट में इससे बढ़िया डेटा की आप उम्मीद कर नहीं सकते, इससे बढ़िया की उम्मीद नहीं कर सकते। अब इस पर भी अगर बाजार नहीं रुकता है तो फिर तो ठीक है, कभी एफआईज बेचेंगे, कभी ट्रेडर बेचेंगे, और घरेलू फंड तो रोज बेच ही रहे हैं, सबको ही बेचना है फिर बारी बारी से, तो फिर तो बाजार कैसे रुकेगा। लेकिन रुकने के लिए ये डेटा बहुत सही है। अगर बाजार को रुकना है, रिकवरी देनी है, तो इन डेटा के दम पर आप सोच सकते हैं, ये बहुत क्लियर कट है। और घरेलू फंड ने 1116 करोड़ की बिकवाली की, जो कि हमेशा की तरह है, ये वो बेच ही रहे हैं। वायदा कारोबार के डेटा भी लगे हाथ, आपको बता दूं 14,500 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है दीप आपके लिए, जहां 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में। अब समस्या एक ही है कि पुट राइटिंग इतनी होके रखी है, ऊपर के लेवल से इतने पुट बेचे हुए हैं लोगों ने, तेजी की पोजीशन बना रखी है, और यह मंथली एक्सपायरी सब रिस्क पे है। 14,500 टूटने पर 93 लाख शेयर पुट राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क पर आ जाते हैं, और 14,600 के नीचे जब हम बंद हुए तो दीप करीबन 63 लाख शेयर ऐसे हैं जहां पर रिस्क है, जो ऑलरेडी पुट राइटर्स इस वक्त लॉस में खड़े हैं। तो इसलिए जैसे जैसे बाजार ऊपर आएगा, ये पुट राइटर्स जिन्होंने पुट बेचकर तेजी की पोजीशन बनाई है, ये निकलने की फिराक में रहेंगे कि अरे भाव आया, छोड़ो, निकलो, हटो, एक बार पोजीशन में प्रॉफिट नहीं बना कोई बात नहीं, खत्म करते हैं। ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, मेंटेलिटी है, वो बाजार में ऊपर के लेवल पर रुक रुक कर बाजार को बढ़ने देगी या अटका कर रखेगी। ऊपर में एक बार कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, ये एक अच्छे संकेत है। 14,800-900 पर भी छोटी छोटी पोजीशन है, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल नीचे की तरफ 14,500 का है निफ्टी पर आज के लिए। बैंक निफ्टी आइए, पोजीशंस बहुत ही कम है, और ऐसे में कोई खास और लेवल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ब्रॉडली 33,000 34,500 की रेंज दिख रही है, बट डेटा वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और मंथली सीरीज में होने के बावजूद 3-4-5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जिससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। जी दीप। क्लियर बात है सर, तो चलिए इंटरेस्टिंग डे होगा, और देखते हैं कि गैप डाउन के बाद क्या अच्छी रिकवरी आती है भारतीय बाजारों में। 14,500 के करीब एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 90 पॉइंट्स नीचे। आइए अनिल जी से जानते हैं आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। बताएं सर। दीप, एक इंटरेस्टिंग स्टॉक लिया है आज खरीदारी करने के लिए आज से, और उसका नाम है आरती ड्रग्स। आज कंपनी की बोर्ड बैठक है, और उस बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार किया जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मौजूदा भाव है उससे अच्छी खासी प्रीमियम पर बायबैक आना चाहिए, क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा तगड़ा है। अगर आप देखिए, एक बार ऑलरेडी मार्च 2019 में बायबैक कर चुके हैं, यानी कि लगभग 2 साल पहले।
उससे पहले पिछले साल अक्टूबर में 1 शेयर पर 3 शेयर का बोनस दे चुके हैं। तो इन्वेस्टर फ्रेंडली ये कंपनी लगातार शेयर होल्डर्स को किसी न किसी तरह से रिवॉर्ड कर रही है। ये इंटरेस्टिंग है कि पिछले साल बोनस दिया, अब बोनस के बाद फिर से बायबैक कर रहे हैं 2019 में। तो एक तरह से आप देख सकते हैं तीनों साल 2019 में बायबैक, 2020 में बोनस, 2021 में बायबैक, तीनों साल कोई न कोई ऐसी एक आप इवेंट इस कंपनी में देख रहे हैं जो आप इन्वेस्टर फ्रेंडली मानकर चल सकते हैं। और बोनस भी छोटा मोटा नहीं, 1 पे 3 बोनस दिया था। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रीमियम पर बायबैक आना चाहिए और उस लिहाज से एक मौका आपके लिए आज की बोर्ड बैठक के पहले, आज बोर्ड बैठक के बाद पता चलेगा कि क्या साइज़ का बायबैक आता है, क्या प्राइस का बायबैक आता है। वो भी हम कोशिश करेंगे निकालने की कि किस प्राइस पर और किस साइज़ का बायबैक हो सकता है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि होगा, जो भी होगा वो मार्केट प्राइस से अच्छी खासी प्रीमियम पर होगा। उस लिहाज से एक मौका बन सकता है। कल के लोज के आसपास एक स्टॉप लॉस रखिए 665 का। एक बार 700 पार हो जाए तो अपना स्टॉप लॉस और ट्रेल करके आप 680 के आसपास ले आएँ। फिलहाल आप रखिए स्टॉप लॉस 665 का। टारगेट 700, 715 दो छोटे टारगेट हैं और 735 एक और टारगेट है। 3 टारगेट ये रखिए और उसके बाद ये देखेंगे कि बायबैक किस साइज़ का और किस प्राइस पर आता है, और वो अगर अच्छा हुआ तो फिर टारगेट और बढ़ाएंगे। तो ये एक स्टॉक हो सकता है आज जो खबरों के दम पर और इस बायबैक की उम्मीद में मजबूत रह सकता है। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए आरती ड्रग्स, आज का स्टॉक ऑफ द डे। बढ़िया टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। सर, आज की लिस्टिंग के बारे में भी समझाएं। इजी ट्रिप, पहले तो एक दुविधा क्लियर करें सर, ये इजी ट्रिप प्लानर्स करके इसको समझें या ईज माई ट्रिप, नाम क्या है इसका फाइनली? अगर आप शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो इजी ट्रिप समझिए, और अगर आप टिकट बुक करवा रहे हैं तो इजी माई ट्रिप मान के चलिए, क्योंकि साइट आपको इजी ट्रिप के नाम से नहीं मिलेगी, ईज माई ट्रिप के नाम से मिलेगी। तो अगर टिकट बुक करानी है तो वो ईज माई ट्रिप देखना होगा। लेकिन हाँ दीप, जैसा नाम इजी है वैसा इस पे ओपिनियन उतनी इजीली बन नहीं पा रही है। इंटरेस्टिंग ये है कि इस स्टॉक को लेकर माहौल ऐसा है ना, वो कहता है कि लव मी और हेट मी, यू कांट इग्नोर मी। ये ऐसा स्टॉक है यू कांट इग्नोर मी वाली कैटेगरी में, क्योंकि दो चीज़ें हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये कंपनी मतलब बहुत ही महंगी है और डेटा टू गुड टू बिलीव कि वाकई में इतनी ग्रोथ जो दिखा रहे हैं कंपनी में वो वाकई में है क्या। ये बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, होंगे, क्योंकि आमतौर पर जो लोग टिकट्स करवाते हैं वो सबको अगर आप ज़्यादा लोगों को पूछो तो उनकी टॉप 2 या टॉप 3 चॉइसेस में टिकट करवाने में शायद ईज माई ट्रिप का नाम नहीं आता होगा। तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं कराई होगी तो आपको लगता है कि शायद हम नहीं कराते हैं, इसका मतलब दूसरे नहीं कराते हैं। तो ऐसा सोचने वाले भी बहुत हैं। और दूसरी तरफ इसको प्यार करने वाले लोग आपने देख ही लिया, 160 गुना इशू भरा है। ऐसे ही नहीं भरा, लोगों ने पैसा लगाया तब भरा है। लोगों को लगता है नए तरीके का बिजनेस है, नई तरीके की कंपनी है, तो इसमें पूरा इंटरेस्ट रहेगा जो दिख भी रहा है। तो दोनों तरह के बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू वाले हैं। कुछ लोगों को पसंद है, मतलब बहुत पसंद है, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं 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 नहीं, कंफर्ट और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हमने आपको मजबूत लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाने की राय दी थी कि बड़े लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए। और वो बड़े लिस्टिंग गेन से मेरा मतलब हमेशा ये होता है कि 50% प्लस के लिस्टिंग गेन मिले, बड़े लिस्टिंग गेन है। 25% के नीचे मिले तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। 25 से 50% के लिस्टिंग गेन मेरी नज़र में अच्छे लिस्टिंग गेन है, लेकिन 50% प्लस मजबूत है, और वो मजबूत लिस्टिंग गेन आज आपको मिलने चाहिए। 187 रुपये का इशू प्राइस था, 275-300 रुपये के आसपास की लिस्टिंग संभव है। इसमें मैं एक बात बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ आपको, और वो ये कि मैं अंदाज से आपको बता रहा हूँ लिस्टिंग प्राइस ये होनी चाहिए, लेकिन 100% मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि लिस्टिंग प्राइस 275-300 ही होगी। हो सकता है 225-250 भी हो जाए, और हो सकता है 350-400 भी हो जाए। किसी भी तरफ बड़ा मूव लिस्टिंग पर आ सकता है। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर यही कह रहा हूँ कि दोनों तरफ के स्ट्रॉन्ग व्यू है। कुछ लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत महंगा है या नहीं पसंद है। इसलिए आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है, और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो समझ लीजिए। 250 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। अगर 250 रुपये टूटे तो थैंक यू वेरी मच। 187 के सामने 250 आया, ले लिया, कोई बात नहीं, बन गया फिर भी पैसा, तो आपको वो ध्यान में रखना है। लेकिन अगर 250 नहीं टूटता है, चलते रहता है स्टॉक ऊपर की तरफ, तो आप जो भी प्राइस आए उससे 25-30 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस मान लीजिए। फर्ज करें 350 रुपये हुआ, आपका स्टॉप लॉस 320 हो गया। 320 हुआ तो आपका स्टॉप लॉस 290 हो गया। इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, ताकि आपको अपसाइड अगर पोटेंशियली बन जाती है, कुछ फंड्स की बाइंग अगर लिस्टिंग पर आती है, तो वो आप फ़ायदा उठा सके। सो आपके हाथ में
कि आपका मुनाफा आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह के व्यूज़ आ रहे हैं उसको देखते हुए एक्सट्रीम व्यू आइदर साइड हो सकता है। ज़्यादा संभावना यही कि ऊपर की तरफ बन सके, क्योंकि जिस तरह से 160 गुना बढ़ा है तो जाहिर सी बात है सबको जितना चाहिए उतना तो मिला नहीं, तो वो लिस्टिंग पे लेना चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी भी नहीं है। कई बार ये हुआ कि QIB कैटेगरी में बढ़ता 100 गुना है और बाद में नीचे आता तो लेने वाले गायब। तो इसलिए हालांकि इसमें ऐसी कोई रिस्क नहीं कि आपका कैपिटल रिस्क पर हो कि इश्यू प्राइस के नीचे आए, वैसा तो कुछ भी नहीं है, होगा भी नहीं। लेकिन फिर भी आप अपना स्टॉप लॉस, अपने रिस्क को मैनेज करके चलें। 250 रुपये आपका स्टॉप लॉस है, 275 300 के आसपास की लिस्टिंग की उम्मीद है। अपने रिस्क मैनेजमेंट को, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, ये सही फॉर्मूला होगा। जी दीप। क्लियर बात है सर। तो इंटरेस्टिंग लिस्टिंग होने वाली है, बड़ा वेरिएशन हो सकता है, स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली लगाकर उसे ट्रेल करें। नजर रखेंगे इस पर, नजर रखेंगे ढेर सारे और स्टॉक्स पर जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है। आइए जाने इन स्टॉक्स के बारे में कुशल, वरुण और साथ ही आशीष से। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स पर नजर डालिए, जिसमें नज़ारा टेक्नोलॉजीज, इसका आईपीओ जो है आज बंद होगा। प्राइस बैंड 1100 से 1101 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। साथ ही सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी आज आईपीओ बंद होगा। प्राइस बैंड 303 से 305 रुपए प्रति शेयर जो है तय किया गया है। साथ ही जुबिलेंट इंग्रीविया, इसकी लिस्टिंग आज होने वाली है, तो इस पर भी फोकस रखिए। और मन्नपुरम फाइनेंस फंड जुटाने पर कंपनी की आज बोर्ड बैठक होगी। और आरती ड्रग्स, अनिल जी ने आपको बताया कि जो बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक है वो उस पर भी आपको नजर रखनी है। और आज बाजार बंद होने के बाद फुटसे की जो रीबैलेंसिंग है वो लागू होती हुई दिखेगी। कुछ स्टॉक्स एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करते हुए दिखेंगे, जिसमें पीएफसी अंतरिम डिविडेंड 8 रुपए प्रति शेयर का जो ऐलान किया था वो होगा। और अंबुजा सीमेंट फाइनल डिविडेंड 1 रुपए प्रति शेयर का जो इन्होंने ऐलान किया था, यहां पर भी आज एक्स डेट होगी। रिकॉर्ड डेट भी है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के बोनस इश्यू की, 1:3 का बोनस इश्यू इन्होंने पहले ऐलान किया था। और डालमिया भारत ये एएसएम फ्रेमवर्क में शामिल होता हुआ दिखा है। कुछ आईपीओ अपडेट्स हैं मेरे पास, जहां पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज आईपीओ में पैसे लगाने का आखिरी दिन है। दूसरे दिन आईपीओ 1 गुना करीब भरा था, जिसमें रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए नजर आए थे। कुल इशू साइज 583 करोड़ रुपए का है। साथ ही नज़ारा टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर भी दूसरे दिन आईपीओ जो है करीब 10.5 गुना बढ़ा था, तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रिस्पांस आ रहे हैं। और खासकर रिटेल निवेशक अगर आप देखें दीपांशु, तो करीब 44 गुना यहाँ पर पार्टिसिपेशन आता हुआ नजर आया है। इशू साइज जो है 582 करोड़ रुपए का है। कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पर फाइनल आईपीओ अपडेट अब आते हुए नजर आए। कल इसका आखिरी दिन था और 2.6 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल निवेशकों का इंटरेस्ट जो है ऑलमोस्ट 2.8 टाइम्स है। और ये जो इशू साइज है ये करीब 1175 करोड़ रुपए का था। आईटी कंपनीज फोकस में रहेंगे, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद एक्सेंचर ने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं और आउटस्टैंडिंग नंबर्स यहां पर आए हैं। इनफैक्ट फेब एंडिंग जो इनका Q2 है, वहां पर आई गाइडेंस कंपनी ने बढ़ाई है, 4 से 6% से बढ़ाकर 6.5 से 8.5% कर दिया है फुल ईयर की गाइडेंस। और साथ ही ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस भी कंपनी बढ़ाते हुए दिखी है, 14.8% 15% के ब्रैकेट से बढ़ाकर 15 to 15.1%। डॉलर आय भी कंपनी की 8% बढ़कर 12.09 अरब डॉलर पर आती हुई दिखी है। और रिकॉर्ड डील्स भी कंपनी ने जीते हैं। इंश्योरेंस स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि राज्यसभा से इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई सीमा बढ़ाने के लिए जो संबोधित बिल है वो पास किया गया है। और यहां पर इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई सीमा 74% तक बढ़ाने को मंजूरी मिली है। साथ ही टेलीकॉम कंपनीज ये फोकस में रहेंगी, क्योंकि सरकार को करीब 22,000 करोड़ के अपफ्रंट स्पेक्ट्रम पेमेंट जो है वो मिलती हुई दिखी है। 3 टेलीकॉम कंपनियां, जिसमें जियो ने करीब 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं, एयरटेल ने करीब 6300 करोड़ और वोडाफोन ने करीब 600 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप भी फोकस में रहेंगे अंत में, क्योंकि यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की जो डील चल रही थी उस पर रोक लगाई है। और यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेजॉन की जो याचिका थी उसको मंजूर कर लिया है। 28 अप्रैल को इस डील को लेकर अगली सुनवाई होती हुई दिखेगी और किशोर बियानी को अगली सुनवाई पर हाजिर रहने का आदेश दिया गया है। साथ ही इनके साथ जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं उनकी संपत्ति को अटैच करने का भी आदेश दिया गया है। तो यहां पर इस खबरों की वजह से ये दोनों स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, तो रिलायंस फ्यूचर डील को लेकर एक बड़ा अपडेट और साथ ही सारे के सारे आईपीओस पर भी आपको अपडेट कुशल देते हुए। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज यहाँ पे बेड डीलिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए 20% बढ़ाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ब्राउनफील्ड विस्तार के जरिए
के लिए करीब 150 करोड़ के आसपास की पूंजी निवेश को मंजूरी मिली और मौजूदा स्पिनिंग यूनिट के मॉडर्नाइजेशन के लिए करीब 50 करोड़ की पूंजी निवेश को मंजूरी मिल चुकी है। 200 करोड़ के कुल निवेश में इंटरनल अक्रूवल और कर्ज के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे और सेकेंड हाफ FY 2022 में यूनिट ऑपरेशनल हो जाएगा। जेंसार टेक्नोलॉजीज यहाँ पे 4 US स्थित 100% स्टेप डाउन सब्सिडरीज को कंपनी में विलय करने के लिए बोर्ड से मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। इसके अलावा हिंदुजा ग्लोबल यहाँ कंपनी के हेल्थ केयर BPO जो है उसके कारोबार में हिस्सा खरीदने के लिए काफी सारी पी फर्म जो है वो सामने आ रही है, जिसमें एक नाम तो ब्लैकस्टोन का आ रहा है, बेरिंग पी का नाम सामने आ रहा है और $200 मिलियन के आसपास की निवेश की योजना है। इस कारोबार से हिंदुजा ग्लोबल का करीब 55% के आसपास के रेवेन्यू जो है वो आते हैं। रोजारियो बायोटेक 23 मार्च को पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। दीपक नाइट्रेट यहाँ पे क्रिसिल ने लंबी अवधि की जो 750 करोड़ की बैंक लोन है उसकी फैसिलिटी की रेटिंग जो है उसको बढ़ा दिया है, AA- पॉजिटिव से बढ़ाकर AA स्टेबल कर दिया है। कुछ बल्क डील्स है जहाँ पे आपको नजर रखनी है, जिसमें इकरा PPFAS म्यूचुअल फंड ने करीब 2,01,000 शेयर्स खरीदे हैं इस कंपनी के। नव भारत वेंचर्स यहाँ पे कंपनी ने करीब 13.5 लाख शेयर्स के आसपास खरीदे हैं। इनसाइडर ट्रेड्स में फिर से एक बार गोदरेज ग्रुप कंपनीज पे नजर रखिएगा, क्योंकि गोदरेज इंडस्ट्रीज में प्रमोटर्स ने करीब 2,54,000 शेयर्स खरीदे हैं 12 से 15 मार्च के बीच में। आरती इंडस्ट्रीज में प्रमोटर्स ने शेयर्स बेचे हैं, करीब 34,734 शेयर बेचे हैं 17 तारीख को। JSW एनर्जी में प्रमोटर्स ने शेयर्स बेचे हैं 4,50,000 शेयर्स के आसपास 16 तारीख को। और गोदरेज एग्रोवेट यहाँ भी प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हो रही है, फिर से 15 मार्च को करीब 24,350 शेयर्स जो है यहाँ प्रमोटर्स ने खरीद लिए। तो एक बार फिर गोदरेज इंडस्ट्रीज या फिर गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज ग्रुप की कंपनी जो है उनमें प्रमोटर्स की तरफ से एक्शन देखने मिल रहा है। बिल्कुल, ये तो डेली अपडेट हो गया है। गोदरेज ग्रुप पे किसी ना किसी कंपनी में प्रमोटर्स की खरीदारी चल रही है। शुक्रिया वरुण। आइए चलते हैं अब आशीष के पास आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के लिए FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, आज की रिपोर्ट्स हाईलाइट करें। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले भारतीय एयरटेल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 760 रुपए का लक्ष्य दिया है, 531 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि मोबाइल मनी अफ्रीका को जो वैल्यूएशंस मिली है वो काफी बढ़िया है और ये मान रहे आगे जाकर कारोबार में भी ग्रोथ देखने को मिली, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। बजाज ऑटो यहाँ पर 2 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट रहेंगे। डिविडेंड पॉलिसी में जो कंपनी ने बदलाव किया है इसको ब्रोकरेज हाउस ने पॉजिटिव माना है। ये मान रहे कि अब जो स्टॉक की डिविडेंड यील्ड है वो बढ़कर करीब 5 से लेकर 6% तक हो जाएगी। नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य दिया 4,403 रुपए का, 3,674 जो है कल की क्लोजिंग है। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, 4,400 रुपए के लक्ष्य, यानी दोनों ब्रोकरेज हाउस अगर आप देखें तो पॉजिटिव है। प्रेस्टीज एस्टेट CLSE की बढ़िया रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 360 रुपए के लक्ष्य, 280 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि रेंटल आय में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी और मैनेजमेंट का मानना है कि अगले 5 साल में कंपनी जो है अपनी आय है उसे 10 गुना बढ़ा देगी, जिसके चलते स्टॉक पर सुपर बुलिश है। IGL अंत में यहाँ पर नोमेरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 650 रुपए के लक्ष्य के लिए, 490 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में अगर आप देखें तो स्टॉक इन्हें सबसे ज्यादा पसंद आता है और जो वॉल्यूम्स है वो प्री कोविड स्तर के पार चली गई हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन रहने वाला जबरदस्त। हफ्ते का आखिरी दिन है, पावर पैक पैनल हमारे साथ है, देखिए पूरा एक साथ। ओहो, वागले साहब से शुरुआत होकर शर्मा साहब से, शुभम जी से लेकर सचिन जी से लेकर कुणाल जी, राकेश जी, चमकते हुए सुमित जी, पूरा दमदार पैनल। करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे के साथ। तो हमारे पैनल के सबसे वरिष्ठतम सदस्य शर्मा साहब, सुप्रभात, शुरुआत आप कीजिए आज। सुप्रभात अनिल जी, और मैं यहाँ पे समय लेना चाहूँगा कि मैं हिसार, पेहोवा, कैथल, अंबाला, चंडीगढ़ और मनी माजरा कॉम्प्लेक्स में होके आया हूँ और वहाँ पे सब जगह आपका बोलबाला है। तो सबसे पहले मैं अपने निवेशकों की जो उनका आपके प्रति जो श्रद्धा है वो मैं बताना चाहूँगा। बहुत हैप्पी हैं वो लोग। अब मेरे आज के स्टॉक्स। धन्यवाद सर, आप लोगों का, आप सबका प्यार है और ये जो कमाल है वो पूरा आप जैसे एक्सपर्ट्स का है। इतना दमदार, इतना बढ़िया पैनल हो
तो जाहिर सी बात है लोगों का प्यार पूरा मिलेगा। और जिस तरह की क्वालिटी एडवाइस और रिसर्च आप देते हैं उसी का कमाल है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुबह सुबह शुक्रवार के दिन जहाँ 100 पॉइंट SGX निफ्टी नीचे दिख रहा है, थोड़ा मूड ठीक किया है आपने। जी जी जी। तो मैं समझता हूँ कि एक आम निवेशक को अगर वो करेक्शन अगर उसको देखना है और अभी करेक्शन करे मार्केट एक करेक्टिव फेज में है, तो ऐसे वक्त में बहुत अच्छा है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ले। तो पहला जो स्टॉक मैं बोलना चाहूँगा वो है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल करंट भाव में लिया जा सकता है। आज क्योंकि मार्केट पूरा नीचे है, ये भी गिरेगा तो आप भी ले सकते हैं। और हमारा ओवरऑल टारगेट तो काफ़ी ऊंचा है, पर मैं समझता हूँ कि एक निवेशक 1 से 2 क्वार्टर के लिए 10% रिटर्न के लिए यहाँ से लेगा तो उसको किसी प्रकार की निराशा नहीं होगी। दूसरा जो, और मैं एक कारण ये बताना चाहूँगा कि बाकी अन्य लोग तो अफ्रीका के उस पर दे रहे हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि ये छठा महीना है लगातार जब इन्होंने नए जो क्लाइंट्स हैं वो जियो से ज़्यादा ऐड किए हैं, तो यहाँ पे कन्विक्शन बनता है। दूसरा जो स्टॉक है वो एम्फेसिस IT क्षेत्र की कंपनी है। नास्डैक को बहुत भारी मार पड़ी है और वहाँ पे स्विच हम देख रहे हैं अमेरिका के अंदर फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चरिंग, उनमें बिजनेस जा रहा है। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो कंपनी है एक PE ओन्ड है और देयरफॉर इसके अंदर जो रिटर्न है वो आपका अच्छा खासा बनेगा। ये भी 10% के रिटर्न के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ऑब्वियसली नीचे गिर सकता है लेकिन लीजिए, किसी प्रकार की दुविधा मुझे इसमें नहीं है कि ये 1 से 2 क्वार्टर में ही आपको 10% के रिटर्न दे पाएगा। ओके, तो 2 बेहतरीन पिक्स है शर्मा साहब की तरफ से। पहला है भारती एयरटेल। कल आपको याद होगा क्लोजिंग शो में आशु मदान साहब ने भी कल भारती एयरटेल स्ट्रांगली रिकमेंड किया था। और एम्फेसिस ये एक और स्टॉक है जहां पर आपको करनी है खरीदारी। बेहतरीन मिड कैप IT कंपनी, और IT कंपनियों का तो आज पूरी संभावना है कि बोलबाला रहे, क्योंकि एक्सेंचर का जो गाइडेंस आया है वो बड़ा तगड़ा आया है। उन्होंने 6.5 से 8.5% का गाइडेंस का ग्रोथ दिया, जो कि अनुमान से काफ़ी बेहतर। दुनिया भर के IT कंपनियों के लिए ये एक अच्छा संकेत। आइए, तो ये है शर्मा साहब की तरफ से आपके लिए आज बेहतरीन पिक्स। आइए बढ़ते हैं आगे। वागले साहब नमस्कार, बताएं सर आपका आज का पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। 700-800 पॉइंट निफ्टी गिरने के बाद मुझे अभी थोड़ा सा लगता है कि बॉटम के आसपास हम हैं और एक बाउंस बैक अच्छा आना चाहिए। कल मैं शॉर्ट था, आज अगर 100 पॉइंट नीचे का जो SGX दिखा रहा है मुझे लगता है शॉर्ट्स कवर करने चाहिए। मैं लॉन्ग जाने की चेष्टा करूंगा ITC में, लेकिन 218 का बंद है मेरा, कंडीशन में लॉन्ग होगा। आज अगर नीचे खुलता है तो वेट करिए क्योंकि ये साइडवेज मूव हो सकता है। 220 के पार जैसे ही ये निकलेगा 228 तक ये वन वे जा सकता है। तो मेरा कंडीशनल कॉल बाय ओनली अबाउट 220 विद स्टॉप लॉस ऑफ 217। ओके, 220 के पार निकले तब आप खरीदिए, 217 का तब लगाइए। ये सारे लेवल हैं स्पॉट कैश लेवल्स, इस ये ध्यान में रखिए। 217.65 पर कल बंद हुआ है। ये है कंडीशनल बाय वागले साहब की तरफ से। ITC सबको पसंद आता दिख रहा है। कल सेठी साहब ने भी यहाँ पर ITC में खरीदारी करने की राय दी थी, और भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, स्पेशली कुणाल जी, राकेश जी, किरण जी, सबकी तरफ से खरीदारी करने की राय आई है। तो बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका क्या विचार है, बाय सेल नोटा? नहीं, सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी भरपूर काम करा हुआ है और स्टॉक भी अनिल जी बढ़िया वाला है। स्टॉक है इंडिगो। ओके अनिल जी 2 दिन की गिरावट में तो गिरा नहीं है, अब आज गिर जाए तो बात अलग है, बट टेक्निकली एकदम पैटर्न परफेक्ट ट्रेड है। इंडिगो में 1690 1690 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1775 के टारगेट के लिए इंडिगो में खरीदारी की राय है। आई लेटर के लिए दिन ठीक दिख रहा है। ITC इंडिगो खरीदारी करने की राय आती दिख रही है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। आइए सचिन जी बताएं सर आपका आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर आज खरीदारी करने की सलाह है, बट मैंने स्टॉक चूज किया है कैश मार्केट का। कल के सत्र में जितनी बिकवाली हो रही थी उसमें काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो अपने सपोर्ट के नज़दीक थे और वहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आई थी। उसी में से NSE टॉप 500 में से टॉप गेनर रहा था अदानी ट्रांसमिशन। तो अगर इसका हम डेटा देखें तो पिछले 2 हफ्ते में 745 750 के आसपास इसने अच्छा एक सपोर्ट बनाया है। जिस तरीके से कल की सत्र की कैंडल थी वो एक इनसाइड बार फॉर्मेशन थी, अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास वापस इसने ये सपोर्ट रीएस्टैब्लिश किया है। तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ी सी रिकवरी मार्केट में आ जाती है तो यहाँ पर एक शानदार तेजी बन सकती है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 742 का स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए एंड 810 की स्विंग्स एक्सपेक्ट करनी चाहिए।
एक कंडीशनल कॉल होगा, आपको गिरावट में ये लेना है 760 तक। 742 का होगा स्टॉप लॉस और 810 का होगा टारगेट। ओके, 742 का स्टॉप लॉस, 810 का टारगेट, 760 770 की रेंज में खरीदें अदानी ट्रांसमिशन। शुभम जी, आप क्या खरीदेंगे या बेचेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज बाजार में अगर हम कल का भी निफ्टी का अगर हम डेटा देखें तो गिरावट के बावजूद पूरे करेक्शन में खाली ओपन इंटरेस्ट में अनवाइंडिंग देखने को मिला है, एटलीस्ट निफ्टी के फ्रंट पे, जो कि ये दर्शा रहा है कि ये जो करेक्शन है वो टेम्पररी है। और मुझे लगता है कि 14,500 के आसपास का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम आ सकता है, ±100 पॉइंट। तो आज की गिरावट के बाद खरीदारी की रणनीति होगी और डिफेंसिव बेट कंज्यूमर स्पेस में से HUL पे एक खरीदारी का यहाँ पे हम ट्रेड बना सकते हैं। तो HUL को अगर हम देखें तो पहले एक अच्छा रैली देखने को मिला, पिछले 2 दिन से स्टॉक करेक्ट कर रहा है, बट इस करेक्शन के बाद जो हाईएस्ट पुट वाले लेवल के आसपास अब आकर के ट्रेड कर रहा है, जो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पे एक बॉटम फिशिंग का अपॉर्चुनिटी है। तो 2240 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो 20 रुपए 40 पैसे पे क्लोज हुआ था, ओपनिंग में हो सकता है थोड़ा सा ये सस्ता मिल जाएगा। तो ये कॉल ऑप्शन को खरीदे, यहाँ पे लक्ष्य होगा 30 रुपए का और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 14 रुपए पे। तो आज का जो पिक है वो है HUL। HUL में कॉल ऑप्शन खरीदिए 2240 रुपए वाला। ये है राय आपके लिए शुभम जी की तरफ से। कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो अफवाहों का बाजार अनिल जी बहुत गर्म है। ट्विटर पर अटकलें लग रही है अनिल जी कि अनिल जी के जो लाल टी शर्ट है इससे क्या संकेत लिए जाएं। तो अनिल जी इससे पहले लोग गलत संकेत ले लें, अनिल जी आप स्पष्ट कर दें। अनिल जी मैंने आपको देखा तो लाल तो आप भी पहन के आए भाई साहब, पहले आप बताएं आपने क्यों पहना है? अनिल जी देखिए मैंने आपको लाल टी शर्ट पहने देखा, मैंने तुरंत अपनी टी शर्ट बदल ली। अनिल जी मैंने सोचा कि शायद आज का कलर ऑफ द डे रेड है, तो मैं भी फॉलो द लीडर। अनिल जी मैंने भी आज रेड टी शर्ट पहन ली आपको देखकर। तो मेरा तो फॉर्मूला सिंपल समझ लीजिए, मुझे जो सुबह दे दिया जाता है चुपचाप मैं पहन लेता हूँ। मेरे बोलने का काम सिर्फ जब कैमरा सामने हो और घर पे ना हूँ तभी है। तो उसके अलावा जो मुझे दिया जाता है मैं चुपचाप आंख बंद करके बिना किसी ना नुकर के फॉलो कर लेता हूँ। इससे ज़्यादा इसका मतलब और कुछ भी ना निकाले। तो जो मिला पहले, हाँ दीप जरूर आज काले में दिख रहे। दीप किसी न किसी चीज़ का विरोध प्रकट करना चाहते हैं, शायद 5 दिनों की गिरावट का विरोध दीप कर रहे। तो हो सकता है अगर आज मार्केट बढ़े तो या तो शुभम जी की ग्रीन टी शर्ट से या फिर दीप की ब्लैक टी शर्ट से बढ़े। लेकिन बताइए आप क्या करेंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे? अनिल जी मैं खरीदूंगा, सभी लोग खरीद रहे हैं और खरीदना है अनिल जी IT स्टॉक्स। मुझे लगता है कि IT स्टॉक्स की आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी। 2 दिन की गिरावट के बाद अनिल जी मुझे लगता है आज साइंट में तेजी देखने को आपको मिलेगी। 2 दिन का करेक्शन पूरा हो गया। कल भी हमने बड़ी शानदार रिकवरी निचले स्तरों से देखी और कल भी स्टॉक ने 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बंदी नहीं दी, उन्हीं लेवल से इसमें वापस रिकवरी आई। तो मेरी राय में साइंट खरीद के चले। यहाँ पर एक 650 रुपए पर 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट मेरी राय में 690 का होगा और दूसरा टारगेट 710 रुपए का होगा। तो 710 तक जाने की क्षमता है, साइंट खरीद करके चलना है। ओके, साइंट में करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए आती हुई कुणाल जी की तरफ से। आई पसंद है, ITC, इंडिगो और IT शेयर। तो आई रिलेटर का दिन तो है। सुमित जी देखते हैं क्या खरीदेंगे या बेचेंगे। सुमित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारतीय एयरटेल पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है 200 DMA के आसपास, और भारतीय एयरटेल में पहले गिरावट देखने को मिल चुकी है और लास्ट 5 दिन की जो गिरावट है मार्केट्स की उसके अंदर भारतीय एयरटेल ने कंसोलिडेट किया है। सो कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल को नीचे में सपोर्ट मिल रहा है जो कि 520-510 के लेवल्स के आसपास है। तो जब तक अब ये लेवल्स नीचे में भारतीय एयरटेल में टूटेंगे नहीं तब तक इसमें लॉन्ग में बने रहना है और फ्रेश खरीदारी करनी है। और भारतीय एयरटेल में जैसे ही ऊपर में 530-533 का लेवल टूटेगा, 533 का, तो उसके बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप होगा तेजी के तरफ का, जिसके अंदर 545 से 550 रुपए तक के लेवल भारतीय एयरटेल में देखने को मिल सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल में यहाँ पे बाय करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 510 का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 545 से 550 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है भारतीय एयरटेल में सपोर्ट आता हुआ आशु सर के लिए। पहले VK शर्मा साहब की तरफ से, अब सुमित जी की तरफ से। तो चलिए, कल का स्टॉक आज दिखाएगा कमाल, ये पूरी संभावना।